ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर थमती नजर आ रही थी। इस बीच समाचार ये आने लगे हैं कि शायद तीसरी लहर जो है अगस्त में कहीं ना कहीं आ सकती है और वो कुछ लंबे चलने का अनुमान है। हालांकि टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो 48 करोड़ से भी ज्यादा टीके की एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमने वो हासिल कर ली है। काफी लोगों को कोरोना हुआ, काफी लोग उससे ठीक भी हो गए। हालांकि अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना के जो मामले हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूक कहां हुई है या चूक कहां होगी हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, केसेस कैसे आएंगे, क्या होगा, इन सब पे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करते आ रहे हैं। और इन सब चर्चाओं के बीच जो है हम अपने इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आते हैं ताकि आप जागरूक हो सकें कोरोना के प्रति, और जागरूक होने के साथ साथ जो है आप अपने आप को ठीक भी रख सकें। बहरहाल आज के इस अंक में हमारे साथ डॉक्टर तनुजा नेसारी जुड़ेंगी जो आपके सवालों का जवाब देंगी। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो आप 011 जरूर लगाएं। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि केंद्र जो है, सरकार जो है वो कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन बनाई है ताकि हम कोरोना के बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकें। हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है वो है 14567। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। अगर आपको किसी तरह का परामर्श लेना है आयुर्वेदिक संबंधी तो आप आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर 1443 पर भी आप फोन कर सकते हैं। और माई का व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 90131515। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर देश में कोविड की स्थिति बता दें कि कल एक ही दिन में 51,51,000 से अधिक डोज दी गई और इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के अब तक के जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कोविड रोधी टीके की 1 करोड़ से अधिक की डोज दी गई। और इसी आयु समूह में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ये जो राज्य हैं वहां पे 10 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को कोविड की पहली डोज दी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोविड की डोजेज दी गई हैं। लेह में भी कोविड के जो है मामले कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि कहीं ना कोई कोविड के जो मामले हैं वो कहीं थमते नजर आ रहे हैं, कहीं राज्यों में ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा लगभग वही है कि हमें अपने आप को कोविड से बचाना है, हमें अपने आप को कोविड से, कोरोना से दूर रखना है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है और वैक्सीनेशन होने के साथ साथ हमें जरूरत है कि हम जो कोरोना से संबंधित जो व्यवहार हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम उसको अपनाते रहें। जहां तक मास्क की बात है तो आजकल हम देख रहे हैं और आप भी जब निकल रहे होगे तो देखते होंगे कि मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हुए हैं। मास्क एक ऐसा
यूँ कह सकते हैं कि एक सेफ्टी जो है वो टीकाकरण जितनी ही सेफ्टी है, अगर आप मास्क लगा के रखते हैं, हाथ लगातार धोते रहते हैं, चेहरा साफ रखते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखते हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को जो है वो कोरोना से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से संबंधित जितने भी दवाइयां हैं, जितने भी इलाज हैं, वो सब जो हैं आपको अवेलेबल हैं इस समय। और जहां तक अपने आप को बचाने की जरूरत है तो आपको सिर्फ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही ख्याल रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में कल 6,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और साथ ही इस महामारी से जो संक्रमित लोगों की जो संख्या वो बढ़कर 63,21,000 से ज्यादा हो गई है। लेह की हम बात कर रहे थे। लेह में एक महीने के अंतराल के बाद पिछले 24 घंटों में कल कोविड संक्रमण के हालांकि 20 लोग सामने आए हैं। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पे कोरोना की जो स्थिति है वो अभी भी लगभग कंट्रोल में है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केसेस काफी कम आ रहे हैं, क्योंकि जहां तक देखा जाए कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी लोग जो है देखा जा रहा है कि बिना कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं अपना रहे हैं, मार्केटों में बेवजह घूम रखे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रखे हैं। इसके अलावा कॉलेजेस के अंदर खुल रखे हैं, शिक्षण संस्थान खुल रखे हैं, और ऑफिस की बात करें तो लोग अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि अपने आप बैठ जाते हैं और मास्क उतार लेते हैं। यहाँ हम अपने सुनने वालों को एक बात बताना चाहेंगे कि बात करते समय और खाना खाते समय ये दो स्थितियां ऐसी हैं जब आपका मास्क नीचे रहता है। जनरली जब हम देखते हैं कि हम खाना खाने बैठते हैं, लंच टाइम पे बैठते हैं, तो हमारे मास्क जनरली जो है वो नीचे रहते हैं और इन मास्क से जो है कोरोना फैलने के खतरे रहते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि जहां तक हो सके आप कोरोना से अगर आपको बचाना चाहते हैं तो मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। जितना आप मास्क लगा के रखेंगे आप उतना कोरोना से बच सकेंगे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कल 1,674 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इसके बाद राज्य में इस महामारी से जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 29,09,000 से ज्यादा हो गई है। तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, और अगर हम बात करें कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना के संक्रमण के है वहां पे मामूली सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। सरकार लगातार कह रही है, आईसीएमआर भी लगातार कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त में तीसरी वेव आ सकती है। अब बात ये होती है कि वेव आने के लक्षण क्या होंगे, कब तक रहेगी और कब जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना की वेव खुद ब खुद तो नहीं आएगी, उसको लाने वाले भी हम ही होंगे अगर हम कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे। और जितने भी डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हमें परामर्श देते हैं उनको नहीं मानेंगे तो हम कोरोना की वेव को, कोरोना की लहर को खुद ब खुद आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे। बचाव के जो तरीके होंगे वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। और बचाव होने के साथ साथ हमें जो है अपने खानपान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। खानपान के ख्याल रखने में हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको उन चीजों का जो है आपको सेवन करना पड़ेगा जिनसे आप अपने कोरोना की इम्यूनिटी बना सके। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आप हल्दी वाला दूध जिसे कहते हैं हम लगातार ले सकते हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय जो है वो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार कोरोना की तीसरी वेव पर, तीसरी लहर पर चर्चा हो रही है। आईसीएमआर की स्टडीज जो हैं और जो दूसरे शोध पत्र हैं उनके हिसाब से कोरोना की जो तीसरी वेव है वो अगस्त के किसी महीने में, अगस्त महीने के किसी भी दिन शुरू हो सकती है और उसके अक्टूबर तक चलने की संभावना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी कुछ दिनों पहले केस कम होने शुरू हो गए थे और जो इन्फेक्शन रेट था, जिसको हम आर फैक्टर भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन रेट भी बोलते हैं, वो 1 से कम हो गया था। लेकिन चूंकि जैसा हमारे बहुत बड़ा देश है
और लोगों को ये लगता है कि एक फटीग हो जाती है। जैसे अब बहुत दिनों से आप लॉकडाउन है तो जैसे लगता है हम थक गए, तो जैसे ही लॉकडाउन खोला, डिफरेंट गवर्नमेंट ने खोला शुरू, तो हर आदमी जो है वो अपना हिल स्टेशन की तरफ जाने लगा, सामाजिक फंक्शन करने लगा, इकट्ठी और उत्सव मनाने लगा या धार्मिक चीजों में इकट्ठे होने लगा। और इससे चूंकि वायरस तो देखिए अभी मौजूद है, वायरस तो कहीं गया नहीं है, तो फिर से जो है केस बढ़ने शुरू हो गए और ये ही एक चिंता का विषय है। और देखिए जो वेव है वो ठीक है कि जो साइंटिस्ट हैं या स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण देखिए वही है कि जब तक हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार नहीं फॉलो करेंगे, जब तक कि हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, तब तक हमें इसको फॉलो करना होगा। और जैसे ही आप कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो जब सावधानियां लोगों ने हटानी शुरू कर दी है, केस फिर बढ़ने शुरू हो गए, तो वो वेव हमारे अपने हाथ में है। मैं अभी भी मानता हूं कि स्टैटिस्टिकल मॉडल कुछ भी हो, लेकिन अभी भी अगर हम पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब लोग अपना है, और जहां पे भी देखिए अगर एक पॉकेट में कहीं पे केस हो रहे हैं तो वहां पे फिर जो है हम कंटेन करें, उन लोगों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, वहां पे उनको आइसोलेट करें और उनसे जो उनके क्लोज में आ रहे हैं उन्हें ट्रेस करें, उनको टेस्ट करें और जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है, अगर ये हम सब करेंगे तो अभी भी हम इस वेव को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए ये कोई नेचुरल कैलेमिटी है या कोई भूकंप आ रहा है या वो आ रहा है जो हमारे अपने हाथ में नहीं है, या सुनामी आ रही है, बरसात, ऐसा तो नहीं है। ये वेव काफी हद तक हम लोगों की, पूरे देशवासियों की कलेक्टिव लापरवाही का परिणाम होगा। तो अगर मैं ये कहूंगा कि हम लोग अभी भी जागरूक हो जाएं, अभी भी सब सावधानियां रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब लोग अपनाएं, और प्लस जिनको कभी वैक्सीनेशन का मौका मिल रहा है वो सब अपना वैक्सीनेशन कराते चले जाएं, तो इस वेव को अभी भी हम आने से रोक सकते हैं। जी डॉक्टर वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव रेट जो है इसके बारे में आप हमें कुछ समझाएं। देखिए होता ये है कि रिप्रोडक्शन रेट का मतलब होता है कि जैसे वायरस मान लीजिए एक व्यक्ति को हुआ या हम उसे 100 को ले लें, अगर वो एक व्यक्ति से ज्यादा को फैला रहा है तो उसको आर फैक्टर होता है। रिप्रोडक्शन रेट मतलब हम कितने लोगों को, अगर एक व्यक्ति एक से कम में फैला रहा है तो हमारा वो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। मान लीजिए 100 व्यक्तियों को इन्फेक्शन है और वो केवल आगे 90 को या 80 को फैला रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन रेट 0.8 0.9 हुआ, तो वो फिर रेट कम होगा। लेकिन अगर वही रिप्रोडक्शन रेट 1.1 हो जाता, 1.2 हो जाता, मतलब 100 लोग जो है 120 लोगों को इन्फेक्शन आगे कर रहे हैं, तो वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए वायरस एक चेन है, जब वो इस तरीके से है, जैसे 100 ने 120 किया, वो फिर फर्दर 100 उतने बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से जब लगातार वो केस बढ़ते चले जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा केस हो जाते हैं। तो आर फैक्टर का मतलब होता है कि जो वायरस का रिप्रोडक्शन रेट है या वो जो फैलाने की कैपेसिटी है उसकी, वो 1 से कम होनी चाहिए हमेशा। जितनी कम होगी उतना ही इन्फेक्शन कम फैलेगा, 1 से जितनी ज्यादा होगी उतना ही इन्फेक्शन रेट फैलता चला जाएगा। जब बहुत बड़ा समाज है हमारा तो वो हजारियों में केस पर डे आने शुरू हो जाएंगे और वो एक से एक, जैसे कहते हैं, चेन से चेन बढ़ती चली जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है। और अभी पीछे जो है आर फैक्टर हमारा कम हो गया था, 1 से कम हो गया था, तो उससे केस कम होने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर वही जैसे हम सब लोग देख रहे हैं कि काफी हिस्से में लोगों ने फिर वो जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट वो नहीं आया, फिर भीड़ लगाने लगे, मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे हैं, कई बार मुंह पे लगा लेते हैं, नाक को खुला छोड़ देते हैं। तो ये सब हम सामाजिक दूरियां नहीं रख रहे हैं और अपने नेचुरली जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो अपने हाथों की सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, तो ये बढ़ता चला जाता। तो आर फैक्टर का मतलब है कि अगर वो 1 से ज्यादा है तो फिर हमारे लिए चिंता का विषय हो जाए। जी डॉक्टर, इस बीच झारखंड से हमारे पहले श्रोता तुलसीदास महतो हमसे जुड़ चुके हैं, ये उनका सवाल सुनते हैं। तुलसीदास जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, कोरोना का जो तीसरा वेव आने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है, कब तक आने की संभावना है? 8 साल का निम्न का बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होने वाला है सर? जी दूसरा क्वेश्चन है सर, मॉडर्ना और रशियन स्पुतनिक भी जो वैक्सीनेशन है ये क्यों नहीं दिया जा रहा है सर पब्लिक? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। तो अभी हमने चूंकि शायद अभी जस्ट इससे पहले हमने तीसरी वेव की बात करी थी, तो ये देखिए काफी हद तक मैंने बताया ना कि हम सब लोग के ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करेगा।
अगर अभी भी मेरा अपना मानना है कि अभी भी जैसे केस बढ़ने शुरू हुए, अभी भी हम पूरी तरीके से जागरूक हो जाएं। अगर अभी भी हम सारे जो है पूरा हमारा जितना भी बड़ा समाज है, इतना विस्तृत हमारा देश है, अगर सभी में ये जागरूकता आ जाए और सभी को ये लगता है कि नहीं भाई हमें इस वेव को रोकना है, तो वो रोक सकते हैं अपना। लेकिन उसके लिए सिर्फ उनको यही है कि घर से बाहर निकल के अगर वो माने तो वो ये मान के चले कि हर आदमी इन्फेक्शन कर सकता है। तो सिर्फ आपको अच्छा एक मास्क पहनना और सही तरीके से पहनना, अपने नाक और मुंह को ढकना है और अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करनी। देखिए जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नेचुरली वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, मार्केट में भी सामान खरीदने जाना पड़ेगा, पर जितना पॉसिबल हो वहां पे जहां जाएं सामाजिक फंक्शन कम से कम करें, छोटी छोटी गैदरिंग करें और जहां पे जाएं वहां पे भी आप देखें कि भीड़ इकट्ठी ना करें। अगर दुकान पे भी है तो वो फिर जैसे हमने शुरू में करा था कि लोगों ने दूरी रखी थी, कुछ दूरी पे जो है गोले बना दिए थे, वहां पे वो खड़े होते थे, जब एक ग्राहक चला जाता था तो दूसरा ग्राहक है, इसीलिए दुकान के भीतर भी अगर वो आप जाते हैं तो वहां पे जो है एक साथ ज्यादा ग्राहक ना हो। फिर कई जगह हम लोगों ने देखा कि जैसे आप दुकान में गए, पहले होता था कि लोग थोड़ा सा प्लेजेंट्री ऑफर करते हैं कि हाँ लीजिए साहब पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, पर ये गलत, क्योंकि अभी वायरस देखिए सब जगह चल रहा है। जैसे ही आपने मास्क उतारा और आप एक सिंपल पानी और चाय, तो वो उतना समय काफी है आपको वायरस इन्फेक्शन फैलने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना। अगर हम जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क पहने, जितने कम से कम समय में हम अपना व्यापारिक कार्य कर सकते हैं, अगर हम कुछ खरीदने जाएं वो जाएं। घर के भीतर तो आप ठीक है कि अगर आपके घर के सब परिवार के लोग हैं, किसी को इन्फेक्शन नहीं है, तो आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर उसके बाहर आप पूरी सावधानी रखेंगे। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, देखिए 2 वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं अच्छी तरीके से, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। स्पुतनिक की भी कुछ वैक्सीन आई हैं, वो एक कंपनी से जो है डॉक्टर रेड्डी के साथ उनका समझौता हुआ है, कुछ जगह वो स्पुतनिक वैक्सीन लग रही है, लेकिन नेचुरली उसकी सप्लाई कम है। जहां तक मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, वो देखिए विदेशी वैक्सीन है, सरकारों के साथ उनका अभी नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें बहुत सी निटी-गिटी होती है, तो जब सरकार को उचित लगेगा तो वो परमिशन देंगी। परंतु अभी जो भी वैक्सीन उपलब्ध है और जो सरकारी कार्यक्रम के तहत लग रही है, जिसका भी नंबर आ रहा है, जो उपयुक्त पात्र है, वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराए। बहुत से लोग वैक्सीन कराने में शुरू में हिचक रहे थे, परंतु ये अब एक सुखद बात है कि ज्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब काफी सेंटर में बड़ी भीड़ भी लगने लगी है वैक्सीन लगवाने वालों के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। जो वैक्सीन का शुरू में डर था वो लोगों के मन से निकल गया है। अब उनको ये लगा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और काफी हद तक प्रभावी है। तो यही सब करने के साथ ही हम आगे इन्फेक्शन को रोक पाएंगे। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से आलोक मिश्रा। आलोक जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। क्या जानना चाहते हैं आलोक जी? सर मेरा सवाल ये है कि हम ये कभी जब खाना खाते हैं पहली बार तो भूख लगती है, तो हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद भूख लग के खाना खाने के बाद लगता है कि ये खाना पलटी की तरफ हुआ, क्या ये भी कोरोना का लक्षण है? जी, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि खाना ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद उल्टी के लक्षण इन्हें आने शुरू हो जाते हैं, क्या ये भी कोई कोरोना के लक्षण है क्या? नहीं, अगर इनको देखिए कोरोना हुआ है पहले तो कई बार ये पेट में जैसे बहुत से लोगों को तकलीफ हो सकती है, हल्का नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर इन्हें कोई कोरोना नहीं हुआ और सिंपल खाने के बाद है तो इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स बोलते हैं, GERD बोलते हैं। इसमें बहुत से लोगों को एसिडिटी वगैरह ज्यादा बनती है, या उन लोगों का जो है वो फूड जो है स्फिंक्टर जो इसोफेजियल है वो लूज हो जाता है, उसका खाना ऊपर आ जाता है। तो अगर ये तुरंत ही अपने अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। कई बार हम अगर उपयुक्त व्यायाम करके भोजन का सही समय करके भोजन में भी कुछ चेंज करके कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, मसाले वाली चीजें ना खाएं, और कुछ दवाइयां भी हैं वो भी दे सकते हैं। अगर फिर भी वो लगातार प्रॉब्लम होती है तो इनका एंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है, जिससे हम भोजन की नली और पेट का को देख लेते हैं कि वहां पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इनको प्रॉब्लम है तो ये तुरंत अपनी जांच कराएं। जी, आइए अब उत्तर प्रदेश से ही एक और कॉल हमें आ रहा है। रामपुर के अनिसुर रहमान कुछ जानना चाहते हैं। अनिसुर जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ग्राम भोनपुरा, जिला रामपुर से आपका निमित अनिसुर रहमान बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी, कहिए। जी सर, मेरा यही कहना है सर, मैं वैक्सीन के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ये भी वैक्सीन जो लगवाई जा रही है सर, तो बहुत सारे व्यक्ति वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और ये कह रहे हैं सर
वैक्सीन लगवाने के बाद में बुखार आ रहा है, ये परेशानी है सर। ऐसा सही बात है यह सही बात है सर, गलत बात है कि बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं वैक्सीन लगवाओ और बहुत सारे मना कर रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ सर। ऐसा क्यों हो रहा? डॉक्टर वॉल्श अभी भी लोगों में मैं इनको यही सलाह देना चाहूंगा कि मैं ना पड़े। ये जरूर है कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो जिस जगह वैक्सीन लगी है वहां पे आपको 1 और 2 दिन के लिए हल्का दर्द हो सकता है, मामूली बुखार आ सकता है 99-100 डिग्री। किसी लोगों को छोटा मोटा मसल्स में पेन, जैसे सारे शरीर में मांसपेशियों में दर्द है, ये इसके कॉमन लक्षण हो सकते हैं जो कि अपने आप ही 1-2 दिन में सबसाइड कर सकते हैं। और अगर फिर भी मान लीजिए किसी को नहीं होता तो वो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अभी हमारे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, किसी की भी बातों पर ना आए और अपने मन से ये डर निकाल दें, वैक्सीन तुरंत लगाएं। मैं फिर कहूंगा कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर थे, हम लोगों ने शुरू किया था जनवरी-फरवरी में। सबसे पहले मैंने खुद अपना टीकाकरण जो है जनवरी-फरवरी में कराया और आगे हमारे पूरे अस्पताल के मैंने सारे कर्मचारियों का टीकाकरण कराया, तो और किसी को नहीं। और मैं एक और बात बताऊं कि टीकाकरण से पहले हमारे अस्पताल में इन्फेक्शन रेट हमारे कर्मचारियों में काफी ज्यादा था। जब हमने टीकाकरण कराया तो वो इन्फेक्शन का रेट काफी कम हो गया और जो इन्फेक्शन भी हुआ वो सीरियस नहीं हुआ। पहले कुछ लोग सीरियस हो गए थे जिनको आईसीयू की भी जरूरत पड़ी थी, वेंटिलेटर पे भी गए थे, लेकिन टीकाकरण वाले किसी भी व्यक्ति को सीरियस स्टेज नहीं आई, वो आईसीयू में नहीं गया, वेंटिलेटर पे नहीं गया और अगर उसको इन्फेक्शन हुआ भी तो वो 5-7 दिन में ठीक हो गया। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और कोई भी देखिए अगर आपको उचित सलाह चाहिए तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है वहां देखिए, आईसीएमआर की वेबसाइट है वहां देखिए, या जो उचित सलाहकार हैं उनसे सलाह लीजिए। केवल भ्रांति में या एक दूसरे के भ्रम में बिल्कुल इसके बारे में मत जाएं। ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और काफी हद तक प्रभावी हैं और जैसे ही आपका नंबर आ रहा है तुरंत लगवाएं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए एक आप हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, जहां आप सवाल पूछ सकते हैं और रोज ठीक 9:30 पर हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जिनके साथ आप कोविड से अपनी जुड़ी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल अब राजस्थान का रुख करते हैं, वहां से हीरक पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। हीरक पांडे जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, हीरक पंड्या डूंगरपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी हीरक जी, कहिए। पहली बार सर कॉल लगा है, आपका प्रोग्राम मैं शुरू से सुन रहा हूँ सर। जी जी जी, फर्स्ट टाइम लगा और बहुत खुशी हो रही है सर। जी शुक्रिया। क्या जानना चाहते हैं हीरक जी? सर मेरा ये है क्वेश्चन कि डेल्टा प्लस का क्या लक्षण है, जो नया वेरिएंट है उसका। यही एक सवाल है आपका? नहीं, देखिए आप जो है ना, ये वायरस जो है ना, ये हर समय के बाद कुछ समय के बाद अपना जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं वो थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं और इसीलिए जो बदलते हैं तो उनको हम डिफरेंट वेरिएंट का नाम कहते हैं कि पहले जो डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, लैम्डा आ गया, ऐसे बहुत से वेरिएंट आ चुके हैं, आते रहेंगे। इतना उससे देखिए चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि चाहे कोई सा भी वायरस हो, ये वायरस का फैलने का तरीका देखिए एक ही होगा। ये वायरस आपके हमेशा नाक और मुंह से ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा, या आपके गंदे हाथ है तो अगर आपने आंखों लगाए तो आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, कंजक्टिवा, वहां से प्रवेश करेगा। तो ये 3 ही द्वार हैं। वेरिएशन कोई भी वायरस आता है, अगर आपने ये तीनों को सुरक्षित रखा तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और वैक्सीनेशन सभी वेरिएंट पर प्रभावी है, तो अगर वैक्सीन का मौका मिलता है तो वैक्सीन लगाइए, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। मैं कहता हूं कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहेंगे तो वेरिएंट आते रहेंगे, उन वेरिएंट से डरने की बात नहीं है। तो इसलिए उससे इतना ज्यादा चिंता नहीं है। वो एक साइंटिफिक हमारी परिभाषा होती है, जब भी कुछ चेंज आता है साइंटिस्ट लोग उसको स्टडी करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वेरिएंट जब आते हैं तो वो ज्यादा इन्फेक्शस होते हैं। कहने का मतलब है वो तेजी से एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैलाते हैं, या कुछ वेरिएंट जो है वो तेजी से हमारे को निमोनिया कर देते हैं। तो ये तो जरूर एक चिंता की बात होती है, लेकिन कोई सा भी वेरिएंट हो उसको रोकने का तरीका वही है। तो अगर आपके घर में देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके घर का एक दरवाजा है, तो चाहे कोई सा भी किसी तरीके का भी चोर आए वो आएगा उसी दरवाजे से। अगर आपने उस दरवाजे को बंद कर रखा है तो फिर ये नहीं कि आज भाई ये वाला चोर आया, कल वो लंबा वाला चोर आया, कि ये वाला चोर आया, कि इस
विशेषज्ञ चोर आए, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। अगर आपने अपने दरवाजे को मजबूत कर रखा है, बंद कर रखा है, तो कोई सा भी चोर आपके घर में नहीं घुस सकता। इसी तरीके से अगर आपने अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक रखा है मास्क से, और अपने गंदे हाथ अपनी आंखों पर नहीं लगाते, तो कोई सा भी वेरिएंट हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राम आश्रय जी हमसे जुड़ चुके हैं। राम आश्रय जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं राम आश्रय जी? आपसे भी नमस्ते। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो जो है वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया हूँ जी, और ठीक भी हूँ, और जो है शाम को थोड़ा से मेरा जो है ये सर दर्द करने लगता है, क्या कारण है, कौन सी दवा खाएं? और एक चिंता सता रही है सर, ये कि मेरे छोटे छोटे 3 पोता हैं, उनके लिए भी कोई वैक्सीन या सुविधा है? जी, देखिए, आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली, ये बहुत ही अच्छा समाचार है, खुशी की बात है। और अब आपको देखिए, वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको शाम को कुछ दर्द हो रहा है सिर में, तो इसके लिए आप अपने चिकित्सक के पास जा सकते हैं। उसका कोई और कारण हो सकता है, कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह अपना चेक करा लीजिए, या कोई और जुकाम वगैरह तो नहीं रहता है, या कोई और चीज है, पर इस वैक्सीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक देखिए बच्चों की बात है, बच्चों पे अभी जो है ये टीकाकरण का परीक्षण जो और 3 ग्रुप में चल रहा है, 12 से 18 वाले ग्रुप में भी चल रहा है, 6 से 12 वाले ग्रुप में भी चल रहा है, और 2 से 6 वाले ग्रुप में, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है, कुछ और जगह भी चल रहा है। और ये परीक्षण की जो परिणाम आएंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये वैक्सीन बच्चों में कितनी ज्यादा प्रभावी है और कितनी ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद ही ये सरकार निर्णय लेगी कि बच्चों को हम वैक्सीन कराएं या ना कराएं। अभी जो आज की तारीख है, उसमें बच्चों के लिए 18 साल से नीचे कोई भी वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं है, ना ही सरकार इसको रिकमेंड कर रही है। तो हमें बड़ों को ही अपना वैक्सीन करना है, और अगर बड़े वैक्सीनेटेड हो गए तो उनके द्वारा, क्योंकि ज्यादातर देखिए अभी भी बच्चे जो है घरों में ही रह रहे हैं, और अभी स्कूल वगैरह में भी लोग नहीं भेज रहे हैं, और घर में अगर वो इन्फेक्शन आता है तो बड़े लेके आएंगे। अगर हम बड़े लोग अपना व्यवहार सही रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और वैक्सीनेशन कराएं, तो हमारे द्वारा जो बच्चों को इन्फेक्शन फैलने का डर है वो भी बहुत कम रहेगा। तो फिलहाल तो यही तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। आइए दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी का सवाल सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हमारे को 70-80% हमारे में आवरण रहती है, और इससे हम बचाव लेते हैं। और दूसरा इंजेक्शन लगाने से हमारे को इसकी डबल डोज होनी चाहिए, तो मतलब है हमारा को 140 हो जाना चाहिए इस पावर। क्या ये बूस्टर डोज का हमारा ये क्या फर्क पड़ता है? या 70% ही रहता है, हमें डबल पावर हो जाती है? जी डॉक्टर, ये बूस्टर डोज के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में, हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। नहीं, देखिए, जो अभी टीकाकरण होता है, जब हम पहले कोई भी टीका लगाते हैं तो उससे जो हमारी सेल्स होती हैं, जो एंटीबॉडी बनाती हैं, वो सेंसिटाइज हो जाती हैं। और उसमें 2 तरीके की होती हैं, एक एंटीबॉडी वाली सेल्स होती हैं और एक टी सेल्स होती हैं जो हमारे सेल इम्यूनिटी देती हैं। तो दोनों में कई बार उस वैक्सीन से हमारा जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई होगा तभी हम सुरक्षित हैं, और जो दूसरी डोज होती है जब हम देते हैं तो उससे एंटीबॉडी लेवल एक सफिशिएंट रीजन तक पहुंच जाता है, और कई बार एंटीबॉडी लेवल नहीं भी पहुंचता तो हमारे को सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है। जी। अभी तीसरी जो डोज है या बूस्टर डोज है, उस पर अभी परीक्षण चल रहे हैं, वो अभी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यही है कि जो पहली डोज लगती है उसके बाद 4 से 6 हफ्ते के बाद, या 6 हफ्ते से 12 हफ्ते के बाद जो भी डोज का शेड्यूल हो, वो आप सेकंड डोज जरूर लगवाएं, और उसके 6 हफ्ते बाद आप काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.nic.in